बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और आप सबको भी, और जो कि मुल्तान सुल्तान्स के फैंस हैं, उन सबको मुबारक हो क्योंकि हमारी टीम जीत गई है। और हमजा, आप कैसा फील कर रहे हैं अब? बस ठीक है, बस मुबारक दोबारा से आपने जो टीम सेलेक्ट की थी हार गई है। हाँ, मतलब मेरी 2 टीमें हारी हैं और इकरा की जो है एक टीम ही सिर्फ हारी है। इकरा की लाहौर कलंदर आ रही थी, मेरी कराची किंग्स आ रही है और फिर अब पेशावर ज़ल्मी भी हार गई। और जो मेरी टीम जीती है वो क्या शानदार जीती है ना। नहीं, अब तो इसे में बात करनी है ना हमजा, ये मेरी टीम के बाद खत्म हो गई। नहीं, मुल्तान सुल्तान ने किस तरह से हराया पेशावर ज़ल्मी को, वो हो कमाल। बस हमारा दिन नहीं था, वरना तो पेशावर ज़ल्मी ने कमाल कर दिया। यही बात करती है वैसे कि हमारा दिन नहीं था, ड्यू फैक्टर था, आप लोगों ने जिसकी वजह से हार गए। हाँ, ये तो वैसे हारने वाली टीम की तरफ से ड्यू फैक्टर था। एक तो ज़ज़ई चला, हमारा दिन नहीं था। ज़ज़ई ने कैच भी ड्रॉप कर दिया सुहेब मकसूद का, तो सुहेब मकसूद ने बेहतरीन इनिंग्स खेल दी। चलें कोई नहीं, हम कैच पकड़ लेते ना वो वाला, तो हम जीत गए थे। हाँ जी, वो वाला कैच पकड़ लेते तो जीत जाते थे। लेकिन ये है कि इस बात को मानो हमजा कि मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस जो है बेशक दुबई जाने के बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस थी, जिसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो इस बार पहली बार जो है PSL की चैंपियन बन गई है। और क्या कमाल जीत थी, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, हमने भी। वो जो ग्राउंड में खुशी है वो इकरा के चेहरे पे मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मैंने इकरा होगा कि नहीं आगे चलते हैं, छोड़ो टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं, लेकिन नहीं पहले तो हमारी जीत की बात नहीं। आप बड़ा बेहतरीन खेली है जी आपकी टीम, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो और बहुत अच्छा खेल। मुबारक हो, आप रनर अप रहे। नहीं, हाँ बिल्कुल, कोशिश तो की है और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, फाइनल में हार के आप रनर अप ही आते हैं। ज़ज़ई की वैसे अगर बात की जाए, कल हमजा ने बड़े तरीके से और बड़े शानदार अंदाज में था। हमारे पास तो ज़ज़ई है, तो हमारी टीम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ज़ज़ई बेचारे इससे जो उम्मीदें वाबस्ता थी ना, तो नहीं जितवा सकते ना, बाकी टीम को भी परफॉर्म करना था। खैर शुएब मलिक बेहतर खेले, अच्छा खेले, कामरान अकमल की इनिंग्स भी ठीक थी, लेकिन नहीं जीत सके। इसमें तफसील से बात करेंगे क्योंकि भाई आज हमारी टीम हारी हुई है, इकरा की टीम जीती हुई है। तफसील से बात करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल की, काफ़ी बेहतर होती जा रही है और वैक्सीन की किल्लत भी अब दूर हो गई है और वैक्सीनेशन का अमल जो है उसका तसलसल जो है वो इस वक्त जारी है। जबकि NCOC के सरबराह असद उमर ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक एक अहम बात की है और आलमी इदारा सेहत के जो दोहरे रवैये पर अफसोस का इजहार किया है। जो बात हम पहले भी कर रहे थे वो बात दुरुस्त उन्होंने उसी तरीके से की है और बड़ी अहम चीज़ यही है कि कैसे आप किसी वैक्सीन को नहीं मानेंगे अगर वो मयार पे पूरा उतरती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लोग जो हैं वो भी बड़ी कश्मकश का शिकार थे कि ये क्या हो रहा है भाई। कुछ लोगों को ये लगाई जा रही है, कुछ लोगों को ये लगा रही है, और कुछ लोग जो बाहर के मुल्कों में जाए थे उन लोगों ने जो अगर कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई है तो उनको भी डर था कि भाई अब हमारी वैक्सीन ये वो वाली नहीं है तो मान नहीं रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। असद उमर ने कहा है कि इस किस्म की वैक्सीन जो है वो किसको तस्लीम करना है, ये तो फैसला आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों का है। कौन सी वैक्सीन काबिल कबूल है, इनफरादी ममालिक का ये फैसला जो है वो इंतशार पैदा कर रहा है। और असद उमर ने यह भी कहा कि शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती का मामला है, आलमी तनाज़ात का शिकार नहीं बनना चाहिए इसको। जबकि NCOC के सरबराह की जानिब से ये ट्वीट इस तनाजुर में किया गया है कि जिसमें बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों पर एस्ट्राजेनेका या फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। हाँ जी, उसकी शर्त आयद कर दी गई है ना। लोग परेशान हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, लोग परेशान वैसे ही हो रहे हैं, अगर पाबंदियाँ नहीं भी हैं तब भी वो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हमें तो यही वैक्सीन लगाई जाए। अब देखें, हम यहाँ पर खुद तो इस पोजीशन में है नहीं कि हम ये कहेंगे जी कि हमें ये वैक्सीन लगाई जाए। अभी पहले आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को हर्ड इम्यूनिटी की जानिब जाना है, फिर आप ये बात करते हैं जी फलां वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो उसको हम तो भाई नहीं मानने वाले हैं। आप होते कौन है ना मानने वाले? जब WHO को ये फैसला करना है, WHO को इस मामले में आगे भी आना चाहिए। इस तरह तो लोग जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाएंगे ही नहीं। लोग तो मजीद पहले हम मुश्किल से लोगों को मना रहे हैं, स्टेट्स कोशिश कर रही हैं, खासतौर पर बात की जाए तो तरक्की पजीर ममालिक जो है वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह से मनाया जाए, वहाँ पर जहालत भी ज़्यादा है, राग़िब किया जाए। लेकिन फिर भी अगर तिब्बी माहिरीन की बात की जाए तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा है वैक्सीन, उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी माना जाए। उनमें चीनी कंपनी से बनाई गई वैक्सीन भी शामिल हैं, जैसे साइनोफार्म हो गया, साइनोवैक हो गया। ये तमाम वैक्सीन जो हैं वो ठीक हैं और इनकी एक्यूरेसी भी ठीक है। 79% साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में लग रही हैं ये वैक्सीन। फिर भी खैर ऐसा क्यों हो रहा है, ये अहम मामला है। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद। साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे हैं कि जी हमें हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ना है और कोशिश करनी है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि ये खुद से फैसला कर सके कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, फिर वो लोग जो वैक्सीन बना रहे हैं वो ममालिक वो पाबंदियां लगा रहे हैं। क्या इसका मकसद ये है कि सिर्फ हमारी वैक्सीन खरीदी जाए?
जी बिल्कुल, इस वक़्त मैं समझती हूँ कि ये वैक्सीन का मामला भी जो है ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली जो है वो जियोपॉलिटिकल जो राइवलरी है उसका शिकार हो गया है। सारी जिस तरह से सुपर पावर्स दुनिया में हैं वो अपनी-अपनी मनमानी करती हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। इस वक़्त वैक्सीन का इशू भी जो है वो उसी जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। मगर वैक्सीन्स जो हैं वो तमाम इफ़ेक्टिव हैं, जिनको भी अप्रूवल मिला हुआ है, जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, वो सब अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं। वो मतलब वो सब सेफ़ हैं और रिलायबल वैक्सीन्स हैं। और जिस तरह से आपने देखा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा चाइनीज़ वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है और उसके साथ हमने इसके जो है कोरोना की शरह में एक वाज़े कमी देखी है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स हैं और ये बीमारी को रोकने में कामयाब हो रही हैं। तो इसके ज़ाहिर है कि अब ये ग्लोबली इसको फ़ैसले लेने पड़ेंगे और मैं समझती हूँ कि इसको बहुत हाईएस्ट फोरम के ऊपर, ग्लोबल फोरम्स के ऊपर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है और सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को किया और अब हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। इसके अंदर हम इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले सकते, जो भी डिसीजन हो वो पूरे दुनिया के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मगर बहरहाल इस वक्त ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं वो कोई एक पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रही और आपस की जो पॉलिटिकल इन लोगों की राइवलरी उसको वो कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर नौशीन साहिबा ये भी कहिएगा, क्योंकि WHO की बात की जाए तो उसकी इस ज़मन में क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से वो आगे आए और इस बात को जो है वो ठीक तरह से करे कि भाई सारी वैक्सीन जो हैं वो ठीक हैं और इसको मानना चाहिए। क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक की अगर बात करें वहाँ तो वो लोग पहले ही इस चीज़ से निपटने के लिए अपने लोगों को राग़िब कर रहे हैं, इस तरफ बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं ऐसे में WHO की क्या जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि WHO वो अदारा है जिसको आलमी सतह पे माना भी जाता है और दुनिया के मेजॉरिटी ममालिक जो हैं वो इसकी मेंबर स्टेट्स भी हैं। ये तमाम दुनिया के ममालिक में, तकरीबन तमाम ममालिक में इसके ऑफिसेज़ मौजूद हैं, रीजनल ऑफिसेज़ मौजूद हैं और अमेरिका ख़ुद भी इसका मेंबर था। ट्रंप की किसी एक पॉलिसी की वजह से ट्रंप इसमें से बैकआउट किया था, वरना ये WHO का मेंबर अमेरिका भी था और तमाम ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं। तो अब इस वक्त बिल्कुल WHO को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो एक आलमी अदारा है और उसकी आज से पहले तो मैं समझती हूँ तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो सब उस पर एग्री करते थे और जिस वैक्सीन को वो अप्रूवल देता था। और इस वक्त जो कोवैक्स की फैसिलिटी भी जो बनी है वो भी WHO के ताउन से बनी है और वो इंश्योर कर रहा है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर भी वैक्सीन जो है वो पहुँचे और कोई मुल्क सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो WHO एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, मगर आई थिंक इस वक्त उसको एक फर्म स्टैंड लेने की ज़रूरत है और ये जितनी भी वैक्सीन्स दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं जिसको उसने अप्रूव किया और जिसकी एफिकेसी, सेफ्टी सब कुछ डिक्लेयर्ड है, उसको रिकग्नाइज करवाना चाहिए ताकि इस पेंडेमिक से मिलजुल कर हम निपटें। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि हर कंट्री है वो अपनी अलग पॉलिसी बनाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन की सूरत हाल क्या है? क्या हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है? लोग जाना चाहते हैं, वॉक इन वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, आराम से जाएँ, तसल्ली से जाएँ, कोई शॉर्टेज नहीं है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में हमें 2-1 दिन का थोड़ा सा एक तातुल का शिकार हुई थी मामलात, वो भी इसलिए क्योंकि वॉक इन वैक्सीनेशन खुलने की वजह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कितने लोग एक दिन में और किस सेंटर के ऊपर आएंगे। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और कुछ सेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो गया जहाँ पर वैक्सीन की वक्ती तौर पे थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी। फिर बाकी जो हमारे पास बैकअप में वैक्सीन थी उसको रीलोकेट किया गया था, उन सेंटर्स पे भेजा गया था। कोई एक वक्त भी ऐसा नहीं था जब पाकिस्तान के पास बैकअप में वैक्सीन मौजूद नहीं थी। उस वक्त भी 10 लाख वैक्सीन जो थी वो हमारे पास स्टोरेज में मौजूद थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जिस तरह से आपने देखा है कि अब हर दूसरे दिन कंसाइनमेंट आ रही है। पिछले संडे को 15.5 लाख आई, उसके बाद ट्यूसडे को 20-22 लाख वो पहुंची और उसके बाद से मुसलसल जो है वो कंसाइनमेंट्स आ रही हैं और ये जून के आखिर तक मजीद आती रहेंगी, जो इस महीने को तो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा और फिर जुलाई में मजीद कंसाइनमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब फाइजर के साथ भी हमारी एग्रीमेंट हो गई है इंशाल्लाह ताला। 13 मिलियन डोजेज फाइजर की भी जो है वो पाकिस्तान ने परचेज एग्रीमेंट कर लिया है, वो भी आने वाले कुछ महीनों में
पहुंच जाएगी, तो अब वैक्सीन की इंशाल्लाह ताला शॉर्टेज कोई नहीं है। अच्छा, हम भी उम्मीद करते हैं कि शॉर्टेज ना हो वैक्सीन की, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से हम देखें कि जो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी जो है फ़्लाइट्स का उनको इशू हो रहा है, जैसे कि उन लोगों के पास कार्ड्स नहीं हैं वैक्सीनेटेड, जो उनके पास हो कि भाई ये वैक्सीनेटेड है, या वो जो डिमांड की जा रही है कि फाइज़र या एस्ट्राज़ेनेका ही लगवानी है, तो उसकी क्या कमी को पूरा किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि फाइज़र और एस्ट्राज़ेनेका की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, उसकी किल्लत है अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए फाइजर तो इस वक्त चूंकि हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिली है उसकी 1 लाख डोजेस, तो वो तो उन्होंने अपनी कुछ शराइत हम पर आयद की हैं कि हमने सिर्फ हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों को वो लगानी है, उनको प्रायोरिटी देनी है। एस्ट्राजेनेका जरूर बाहर जाने वालों को लग रही है, पर यहाँ मैं आप सबको ये क्लैरिटी दे दूं कि अभी तक दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने ये कंडीशन रखी हो सिवाय सऊदी कि जो कि जी आप एक स्पेसिफिक वैक्सीन लगवा कर आएंगे तभी आपको एंट्री। शर्त उनकी सिर्फ ये होती है कि आपके पास कोविड नेगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट हो और आप जब में पहुंचे तो आप क्वारंटीन करें। वैक्सीन का एडवांटेज ये होगा कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, वरना एंट्री किसी मुल्क ने फिलहाल आज के दिन तक बैन नहीं की। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, दौरानिया जो बढ़ा दिया गया है उसके ऊपर अभी बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है और हमें समझ नहीं लग रही है कि वो दौरानिया क्यों बढ़ा दिया गया, किससे मशवरा करके बढ़ा दिया गया, क्या चाइना से पूछा गया कि ये दौरानिया बढ़ा देना चाहिए? जी देखिए, इसके अंदर बिल्कुल जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है वो तमाम चीज़ों का जो रिजल्ट्स होते हैं, डाटा होता है, इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीन यूज़ हो रही हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं उनको बहुत क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहा है। जो इसका टाइम दौरानिया जो बढ़ाया गया है उसकी एक टेक्निकल वजह तो ये है कि ताकि चूँकि बहुत बड़ी तादाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं सामने आ रहे हैं कि उनको सेंटर पे आके किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े और स्मूथली ये प्रोसेस चलता रहे। मगर इसके पीछे बिल्कुल इसको इंश्योर किया गया है कि इसका दौरानिया बढ़ाने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ रिसर्च में इसका फ़ायदे भी सामने आ रहे हैं कि अगर ज़रा ये गैप बढ़ा दिया जाए तो इम्यूनिटी का रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी इम्यूनिटी ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड होती है। ये शवाहिद भी हमारे पास कुछ क्लिनिकल डाटाज और कुछ रिजल्ट से आए हैं, इसलिए लोग बिल्कुल ना घबराएं और मैं बिल्कुल अश्योर करती हूँ कि ये गैप बढ़ाने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे सामने आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों में, तो लोगों में क्योंकि अफवाहें जब गर्दिश करती हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से क्या कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, कोई ऐसी कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं कि लोगों को इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन से निकाला जाए और वो लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ आए कि अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि अव्वल तो जितनी अवेयरनेस सारे मीडिया ने, आप सब लोगों ने जो रोल प्ले किया है और गवर्नमेंट के भी जिस तरह मैसेजेस जो हैं, आप देखिए कि अरसा दराज हो गया, टेलीफोन जो रिंग टोन्स हैं हमारी उसके ऊपर रेगुलर मैसेजेस जाते हैं, उसके अलावा पब्लिक सर्विस मैसेजेस टीवी के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से भी चलते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो इससे अवेयरनेस हुई है। तो आज हम सेंटर्स के ऊपर रश देख रहे हैं, लंबी क्यूज देख रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलिसीज को हमें चेंज करना पड़ा, ये जिसमें कि दौरानिया बढ़ाने का भी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इंशाल्लाह ताला जो 7 करोड़ का हदफ है 2021 आखिर तक वो इंशाल्लाह ताला अचीव हो जाएगा। पर अगर जैसे ही हमें लगा कि जो विलिंगली जो लोग आ रहे हैं, जब वो लोग सारे कवर हो जाते हैं तो बाकी लोगों तक इंशाल्लाह ताला हम लोग खुद पहुंचेंगे और उनको कन्विंस करेंगे और उनको वैक्सीनेट। बिल्कुल ठीक है, डेटा आपके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, तो बड़ी अच्छी बात है, वैक्सीन इस वक्त मौजूद है, आप लोग जाएं खुद को वैक्सीनेट कराएं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी का मखसूस कश्मीरी रहनुमाओं पर मुश्तमिल APC का जो ड्रामा है वो मुकम्मल अब फ्लॉप हो गया है, क्योंकि अगर बात की जाए मकबूजा कश्मीर की तो उसके नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो एक बार फिर से अब नाकाम भी हो गई है। कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मोदी का नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ड्रामा 3.5 घंटे बाद ही नाकामी से दोचार हो गया और मोदी ने भारत नवाज कश्मीरी लीडर्स को शीशे में उतारने की कोशिश की। 14 जमातों के रहनुमा जो हैं वो APC मीटिंग में शरीक हुए, जबकि कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने वाले हुर्रियत रहनुमाओं को
मद्दू ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, ऐसा करके भी बात नहीं बनी। ऐसा करके भी बात नहीं बनी, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं ने मोदी की मुलाकात को एक थिएटर ड्रामा करार देते हुए इस APC को भी मुस्तरद कर दी। जबकि मोदी से मुलाकात के बाद भारत नवाज जो कश्मीरी रहनुमा हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका भी यही कहना था कि हमने मोदी को वाज़ेह किया है कि कश्मीर की जो पुरानी आईनी है 5 अगस्त 2019 से पहले की जो खुसूसी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। पहले वाली खुसूसी हैसियत को बहाल करना ही लाजिम होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। कोई हल आपके पास नहीं है। वो ये कह रहे हैं, मतलब कि साबिक वज़ीर आला जो हैं वो ये कह रही हैं कि आप तालिबान से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान से बात करें। जब पाकिस्तान बात करना चाहता है तो आप बात क्यों नहीं करना चाहते? कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भी भारतीय हुकूमत पर बरस पड़ी हैं और इस ड्रामे को जो है सब बेनकाब कर रहे हैं और ये 3.5 घंटे चला, लेकिन उसके बाद कोई जो है मुत्तफिका बात नहीं हो सकी। वो जो अपनी मर्जी का फैसला करने के लिए रहनुमाओं को बुलाया गया था, उन्होंने भी इस बात की इजाजत नहीं दी कि मोदी सरकार आप जो करने एजेंडा बनाया गया था मोदी सरकार की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी रहनुमा फ़हीम कियानी साहब। फ़हीम कियानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो मोदी की जानिब से अब हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी लीडरशिप को किसी नए जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या प्लान बन रहा है, आप क्या समझते हैं? समझता हूँ कि ये कश्मीरी लीडरशिप नहीं है, ये भारत नवाज लीडरशिप है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं भारत की इलीगल ऑक्यूपेशन के कश्मीर में। कश्मीर की जो असल क़यादत है वो हुर्रियत क़यादत है, जिसने हमेशा आज़ादी की बात की है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात की है। तो जो भारत अगर वाकई मसले को रिजॉल्व करना चाहता है, उसको पाकिस्तान के साथ और हुर्रियत क़यादत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीरियों ने कभी भी इनको अपना लीडर नहीं माना। कश्मीरियों ने हमेशा इनके ख़िलाफ़ बात की है, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और अगर ये समझते हैं कि ये हकीकी लीडर हैं कश्मीरियों के, तो भारत यहाँ पर खुली छुट्टी दे और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को यहाँ बुलाए, यहाँ पर और यहाँ पर शुमारी कराए, तो पता चल जाएगा कि कश्मीरियों का क्या फैसला है। अच्छा फ़हीम कियानी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसको बहाल किया जा रहा है, लेकिन खुसूसी स्टेटस जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। क्या आप ये फैसला कबूल कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पर राय शुमारी की जाए और कश्मीर का जो मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है वो कश्मीरी करेंगे। जहाँ तक 370 और 35A है, इससे जो उसने 5 अगस्त को जो इक़दाम किए थे, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी थी कि उसने भारत ने वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का सिग्नेटरीज़ है, लेकिन उसने जो यूनिलैटरल जो डिसीजन लिया था इसके ऊपर इंटरनेशनल अदारों ने भी और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत को ये पैगाम पहुँचाया था कि इस तरह के इक़दाम भारत नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि मोदी को कश्मीरियों के हवाले से जितने भी उसने इक़दाम किए हैं उसको वापस लेना पड़ेंगे, क्योंकि कश्मीरियों को जदोजहद ने यह साबित किया है 73 सालों से कि कश्मीर ने पैदाइशी और बुनियादी मुतालबा हक़ उदरादियत से दस्तबरदार। साहब, आप बरतानिया में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में कश्मीरी वहाँ पर बसते हैं, तो ये जो मोदी की जानिब से APC का ड्रामा रचाया गया है, क्या वहाँ पर बसने वाले कश्मीरी क्या समझते हैं कि ये उसके मौक़िफ़ की पसपाई है, क्योंकि उसके बाद भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका और जिनको बुलाया गया उन्होंने भी मोदी की बात से इनकार ही किया? जी, इसमें किसी की पसपाई और फतह नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी और ये भारत नवाज जो कश्मीरी क़यादत है, ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये वाकई कश्मीरियों के मंगों के तर्जमान होते तो गुज़िश्ता 73 सालों में ये कभी भी अपने नाम निहाद इक़दार को बचाने के लिए बारगेन ना करते। शेख अब्दुल्ला से लेके अब तक की जितनी भी भारत नवाज कश्मीरी क़यादत है, इन्होंने हमेशा अपने इक़दार को बचाने के लिए भारत की हुकूमत से बारगेन की है। अपने स्टेटस को एंजॉय करने के लिए इन्होंने भारत के साथ हमेशा मुज़ाकरात भी किए हैं। तो 5 अगस्त के इक़दाम के बाद जो इनका स्टेटस को छीन चुका था, ये उस स्टेटस को की बहाली के लिए सारा इक़दाम कर रहे हैं। और कश्मीरियों की जो असल क़यादत है वो वहाँ की ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों की उमंगों की तर्जमानी की है, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों के बुनियादी मुतालबा हक़ उदरादियत की बात की है हर फोरम्स पर। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी के इन माजी में भी कश्मीरियों ने इनको रिजेक्ट किया है और इनका जो मुस्तक़बिल के अंदर भी जितने भी इक़दाम हैं इस भारत नवाज हुकूमत के, इसको जो इसकी क़यादत को रिजेक्ट करेंगे और कश्मीरी हमेशा उसी
फैसले को मानेंगे या उन्हीं मुज़ाकरात को ऑनर करेंगे जिन मुज़ाकरात के अंदर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जिस तरह की सारी क़यादत। सूरत हाल है, पाकिस्तान का इस मौके पर क्या रिस्पांस होना चाहिए? क्या 5 अगस्त 2019 के बाद से जो मकबूजा कश्मीर में तब्दीलियां आई हैं, आज़ादाना तहकीकात के बगैर पाकिस्तान मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर करेगा? जी, जहाँ तक पाकिस्तान के भारत के साथ मुज़ाकरात का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मसले का बुनियादी फ़रीक है और कश्मीरियों की उम्मीदों का मरकज़ भी पाकिस्तान है और कश्मीरी पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बुनियादी मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जहाँ तक 5 अगस्त के बाद मुज़ाकरात का तल्लक है, सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑफिशियली जो शिमला अकॉर्ड से बाहर निकले और जो बायलैटरल जो मसला है ये बार बार जो दुनिया में डिस्कस हो रहा है, इससे जब पाकिस्तान बाहर निकलेगा तो दुनिया की तो जो एक मरतबा फिर इस तरफ मरकूज़ होगी। उसके बाद जो पाकिस्तान 5 अगस्त के जो इक़दाम हैं ये इसका प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए पाकिस्तान के भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। अगर ये सारे इक़दाम भारत वापस लेता है तो फिर पाकिस्तान को मुज़ाकरात में जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं। साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और जो कश्मीरियों की असल आवाज़ है वो आवाज़ अगर हम सुने तो वो यही कहती है कि बात करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें मोदी के साथ, क्योंकि एक ही हल है कि जो मोदी ने वहाँ पर रिवोक कर दिया था आर्टिकल 370 को, उसकी वापसी की हमें ज़रूरत है, उसकी बहाली की हमें ज़रूरत है। जब तक वो बहाली नहीं होगी तब तक वो कहते हैं कि हम कोई भी उसकी जो मोदी जिस तरह से हमारे पर लगा रहा है वो लगाना चाहता है हमारे ऊपर, हम उस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक जो आईनी हैसियत है वो बहाल नहीं होती तब तक और मुज़ाकरात की मेज़ पर वो नहीं आके बैठ सकते। किस बात मतलब क्या चीज़ हो कि जिस पर बात की जाए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बारहा ये कह चुके हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है और भारत जो है उसकी असल हैसियत मोदी सरकार जो है वो बहाल नहीं करता है तो फिर तब तक तो मोदी सरकार से इस पर बात भी नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए कश्मीरियों की वहाँ पे जो सूरत हाल है हमजा, जिस तरह से उन्होंने अब ये जिस तरह कल उन्होंने APC बुलाई है उस दौरान उन्होंने तमाम जो इंटरनेट की फैसिलिटीज थी वो बंद करी ताकि लोगों तक कश्मीरी जो हैं उन तक ये बातें ना पहुँच सके या उनको जो है इनसे दूर रखा जाए। अच्छा, अब इकरा देखें, हम चलते हैं ना कि हम कश्मीरियों के घरों की बात कर रहे हैं, ये कि कितनी मुश्किल से कोई घर बनाया जाता है, आशियाना बनाया जाता है और उसके लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ मामला ये होता है कि परिंदे जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से जो है दिन रात मेहनत करके जो है ना अपना कोई घर बनाते हैं, कोई आशियाना बनाते हैं और उसमें जो है फिर जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन हमजा अब परिंदों को तिनकों से घर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि फैसलाबाद में मौसमी सख्तियां झेलने वाले जो पंछी हैं उनको अब मुफ्त सुकून मिलेगी, उनके लिए घर बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत रहने को घर के साथ साथ खाना भी मिलेगा उन्हें। अच्छा, और जी, और जो रंग बिरंगे आशियाने हैं उनका हुसूल कैसे मुमकिन हुआ है ये फिर हमारी जो नुमाइंदा है शाइस्ता शेख, उन्होंने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपना घर स्कीम के तहत तो बेघर अफराद को ताहाल आशियाना ना मिल सका, लेकिन फैसलाबाद के रिहायशी जैजी ने परिंदों को अपना ठिकाना देने की ठान ली। जैसी ने किनाल रोड की ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्तों पर परिंदों के लिए घर का ना सिर्फ बंदोबस्त किया बल्कि इनको खुराक मुहैया करने का बेड़ा भी उठा लिया, जिस पर शहरी भी खूब दाद दे रहे हैं। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ कि बारिश वगैरह आती हैं, हवाएं वगैरह चलती हैं तो इनके घोंसले गिर जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़ा महफूज तरीका इनके लिए बनाया है कि अब ये सेफ़ रह सकते हैं। तो मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि इनको पानी डालें, कुछ ऐसी चीज़ें बाजरा वगैरह, ताकि हम भी इनकी हेल्प कर सकें। ये जो काम किया, ये जो वर्क हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये एक सवाब की नीयत से है परिंदों के लिए, चूँकि उनको एक महफूज पनाहगाह मिल गई है और बाकी शहरी को भी चाहिए कि उनके लिए कुछ काम करें, उन्हें खाना पानी इस तरह से ये इस जो बनाए हैं आपने महफूज पनाहगाह उसमें डालते रहें ताकि ये एक सवाब की नीयत से ये काम चलता रहे। जैसे कहते हैं कि मौसमी सख्तियों के बायस बहुत से परिंदे ना सिर्फ मस्कन बल्कि जान भी गंवा बैठते हैं, लिहाजा ये मट्टी की घरोंदे इनको महफूज पनाहगाह देने के साथ अफजाइश नस्ल का सबब भी बनेंगे। परिंदों का, जानवरों का मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है। शुरू से मैंने अपने घर में अपने फार्म हाउस पे परिंदे रखे हुए हैं, बर्ड्स रखे हुए हैं,
तो उनके लिए वहाँ भी मैं ये करता हूँ, बर्ड हाउस लगा के दिए हैं उन्हें, और यहाँ भी परिंदों को फीड करवा रहे हैं। और जितना आजकल सख्त मौसम है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने के लिए कोई दाना नहीं मिलता, तो ये परिंदे मर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी नस्लें जो है ना वो कम हो रही हैं। जैसी को उम्मीद है कि आसमान पर छाए सुनाटे बहुत जल्द परिंदों की चहचहाहट से पुरौनक हो जाएंगे। नन्हे मुन्ने परिंदों को दिन रात एक करके अब टिंकों से घोंसला बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के शहरी इनके लिए मसीहाई की मिसाल बन चुके हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। क्या बात है जी, खुसूसी रिपोर्ट तो शाइस्ता आपने ने जो देखा तैयार कितना किया प्यारा है आशियाना बनाया परिंदों का। बिल्कुल जी, इस तरह हमें करने की और इस तरह सोचने की भी तो ज़रूरत है ना, कि हम सबके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा होता है, और हमें ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किन चीज़ों को भी हमारी ज़रूरत है, किन जानदारों को हमारी ज़रूरत है, परिंदों को हमारी ज़रूरत है, उनका भी ख्याल उनका रखना भी ख्याल चाहिए। रखना और चाहिए। आप उनका ख्याल रखें। हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।